स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज के इस क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर। वेक्टर को हिंदी में हम लोग सदिश भी कहते हैं। इस चैप्टर को हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के नाम से भी जानते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के बिना आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और वेक्टर अगर नहीं आता है तो 3D नहीं आएगा। इसलिए इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और इसके एक टॉपिक को समझना ज़रूरी है। अगर आप सोचते हैं कि वेक्टर के हम सेलेक्टेड क्वेश्चन बता दें, कुछ कुछ बात बता दें, तो ऐसा नहीं होगा। और आपको एक बात बताना चाहते हैं कि इस क्लास को करने के बाद अब तक जितना भी कन्फ्यूजन आपके अंदर होगा वो सारा दूर हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग डिफाइंड करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, घबराइएगा तो काम नहीं कुछ हो पाएगा। आराम आराम से लिखते चलिए। फिजिकल क्वांटिटी, इसका हिंदी क्या होता है? तो भौतिक राशि। भौतिक राशि, भौतिक राशि। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। इसको काफ़ी अच्छा से हम लोग समझे हैं। देखिए, दुनिया का कोई भी राशि जिसे आप मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से, उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। जैसे द्रव्यमान जिसे मास कहते हैं, लंबाई जिसे लेंथ कहते हैं, टाइम जिसे समय कहते हैं, चाल स्पीड, ये सब क्या है इसे आप लोग माप सकते हैं। लेकिन वहीं कहें कि वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो कितना प्यार करता है? क्या किलो में मापिएगा आप लोग कि वह उससे 5 किलो प्यार करता है? हंसिए नहीं, इसको आप नहीं मेजर कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों का आप मेजर नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से, उन्हें आप फिजिकल क्वांटिटी नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे बात सुनिए, इसका डेफिनेशन क्या होगा। कह रहे कि ए क्वांटिटी, वैसी राशि, डैट कैन बी मेजर्ड, जिसे मापा जा सकता है, इज कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी, उसे भौतिक राशि कहते हैं। बात हो गया कि वैसी राशि जिसे माप सकते हैं, मापा जा सकता है, उसे भौतिक राशि कहा जाता है। चलिए एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, जैसे लिख सकते हैं हम लोग मास। मास समझ रहे ना? द्रव्यमान। अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं लेंथ। लेंथ, यहाँ पे हम लोग टाइम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे स्पीड भी लिखा जा सकता है। ये सब क्या है? देखिए, मास को माप सकते हैं किलोग्राम में, है ना? जैसे वह 5 kg चीनी लिया है, मास हो गया। लेंथ 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर। टाइम 10 सेकेंड, 1 घंटा, 2 घंटा। स्पीड 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ऐसे सब कैसे माप सकते हैं? ऐसे सब राशियाँ जो हैं, इन चीज़ों को बता जिससे मापा जा सकता है। तो ये सब क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी हुआ। अब जितने भी फिजिकल क्वांटिटी दिख रहा है आपको, उसको 2 ग्रुप में बांटा गया है। यहाँ लिखेंगे, देखिए समझिए, एक बार ध्यान दे दीजिए, समय दीजिए। देखिए, आप जो जुड़ गए हैं क्लास में तो बने रहिए, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें समझ में आएगा आपको। फिजिकल क्वांटिटी, जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है उसे 2 पार्ट में बांटा गया है सामान्य रूप से। पहला स्केलर, क्या है? स्केलर, स्केलर। दूसरा वेक्टर। स्केलर्स कह दीजिए, वेक्टर्स कह दीजिए। अब सुनिए, इसका हिंदी होता है अदिश। अदिश भाई, इसी क्लास में सब खत्म होगा, टेंशन काहे लेते हैं? आप देखते चलिए क्या हो रहा है। सदिश, सुनिए, अब अगर इसको हम लोग तोड़ना चाहें, इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं? हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं? अ प्लस दिस, और इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? स प्लस दिस। एक बार सुनिए बढ़िया से। जब ये फिजिकल क्वांटिटी हो गया स्केलर और वेक्टर, तो परिभाषा करें कि जिसे माप सकते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड तो पक्का हो ही गया। तो मतलब क्या है कि इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड है। इसके पास मैग्नीट्यूड है, मतलब परिमाण है।
लेकिन देखिए नाम से स्पष्ट है कि अदिश, जिसमें दिशा क्या हो, दिशा, दिशा नहीं हो, सदिश दिशा रहेगा। तो देखिए इसके पास, देखिए इसके पास, दोनों के पास मैग्नीट्यूड तो होना ही है, मैग्नीट्यूड तो होना ही है, इसके पास ही मैग्नीट्यूड होगा, है नहीं है। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, देखिए कैसे परिभाषा देंगे, ऐसा भौतिक राशि, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो, दिशा नहीं हो, उसे स्केलर कहते हैं। और ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और साथ में दिशा भी हो, उसे वेक्टर्स कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन हुआ। और बोलते हैं कुछ बच्चे कि सर वेक्टर का डेफिनेशन तो कुछ और होता है, कि सर मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और वेक्टर का एडिशन, जो वेक्टर एडिशन का जो ट्रायंगल लॉ होता है उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। भाई सब सत्य बात है। तो अब वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ जो है यहाँ पे कहाँ से लाएंगे, पहले वेक्टर के बारे में जानना है यहाँ पे। तो सिंपल सा बात समझिए कि यहाँ पे सिर्फ समझना क्या है कि वैसी भौतिक राशि जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, वेक्टर कहलाती है। जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, वो क्या कहलाता है, स्केलर कहलाता है। अब यहाँ से इसको डिफाइन कर लेते हैं जल्दी से, फटाक दे, क्योंकि एग्जाम्पल में या एग्जाम में डेफिनेशन इस सब का पूछ सकता है। 1 नंबर में एग्जाम है भाई, कुछ भी ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ से सुनिए बात को ध्यान से। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग स्केलर। स्केलर्स का मतलब क्या होता है, अदिश। इसका डेफिनेशन देखिए फटाक दे, और उसके बाद हम लोग काम करेंगे आगे कि ए फिजिकल क्वांटिटी, वैसी भौतिक राशि, वैसा भौतिक राशि डैट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, जिसके पास सिर्फ परिमाण हो, इज नोन एज अ स्केलर, उसे अदिश राशि के रूप में जाना जाता है। क्लियर। एग्जाम्पल हम यहाँ पे देते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल, बात को समझेंगे सारा काम आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल है यहाँ पे देखिए, कहते हैं क्या, मास क्या है आपका, एक स्केलर है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। और कहेंगे हम टाइम, तो ये क्या है, एक स्केलर है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन वहीं कहेंगे हम फोर्स, तो फोर्स क्या स्केलर नहीं है, यह स्केलर नहीं है, समझ रहे ना। तो मास हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गया, ये सब क्या हो जाएगा आपका, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, समझ रहे ना। स्पीड हो गया, स्पीड भी क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। उसके बाद कुछ भी लेंथ लिख दीजिए, ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। बात समझ में आ गया ना। अब लिखते हैं हम लोग स्केलर के बाद वेक्टर्स, और वेक्टर्स से ही कहानी शुरू होती है, इसी का तो वेट आप कर रहे थे यहाँ तक। चलिए वेक्टर्स, यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा वेक्टर को डिफाइन करते हैं। कह रहे कि ए फिजिकल क्वांटिटी डैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर। मतलब कह रहे कि ए फिजिकल क्वांटिटी डैट हैज बोथ, वैसी भौतिक राशि जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन, उसके बाद क्या हो, डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण, और क्या होता है, डायरेक्शन का मतलब दिशा। जिस भौतिक राशि के पास दिशा भी हो, परिमाण भी हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं, उसे वेक्टर के नाम से जानते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, सिंपल बात समझिए। एग्जाम्पल कुछ लेते हैं, एग्जाम्पल करता है कंसेप्ट हमारा क्लियर। जैसे लिखा हमने फोर्स, फोर्स तो आप लोग जानते हैं, बल। बल में क्या होता है, कितने न्यूटन का बल लगा है ये भी जाना जाता है, किस दिशा में लगा ये भी जाना जाता है। तो क्या होता है, ये फोर्स एक मतलब कि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी, वेलोसिटी बेग, बेग क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। उसके बाद मोमेंटम, मोमेंटम भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सब क्या हो गया, भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटी में वेक्टर क्वांटिटी के ग्रुप में आते हैं। तो वेक्टर समझ गए और स्केलर समझ गए। अब हम लोग वेक्टर के बारे में एक एक करके सारी चीज़ें कंफर्म करते हैं और कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। घबराइए नहीं, बस देखते चलिए क्या हो रहा है और क्या से क्या होगा, सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, मज़ा भी आएगा आपको। और एग्जाम में क्वेश्चन जब बनेगा ना, तो बोलिएगा अच्छा सर अच्छा किए थे, बताए थे हमको बढ़िया से।
चलिए बालक एंड बालक के दोस्तों, और लिखेंगे यहाँ पे, हेडिंग बनाएंगे रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर का निरूपण। देखिए वेक्टर का निरूपण। अब सुनिए, देखिए यहाँ एक लाइन है ना, ऐसे किया गया है। मतलब क्या है, इसमें एक दिशा है। जिस लाइन में क्या होता है, दिशा होता है, जो डायरेक्शन को शो करता है, उसको बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन। क्या बोलते हैं? डायरेक्टेड लाइन। दिष्ट रेखा। दिष्ट रेखा, ये क्या हो गया? दिष्ट रेखा हो गया। मतलब ऐसा रेखा जो दिशा बता रही है। अब क्या किया हमने, इसी लाइन को यहाँ पे, इसी लाइन को हम ला रहे हैं यहाँ पे ऐसे, और क्या करते हैं कि थोड़ा यहाँ कट कर दिया, यहाँ कट कर दिया। अब देखिए एक लाइन था, इसका कट कर दिया तो क्या हो गया, ये जो ए बी हो गया, इसको बोलते हैं लाइन सिगमेंट, रेखा खंड, एक रेखा का खंड हो गया ये। तो ऐसे ही ई क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे हम लोग, क्या यहाँ लिख देंगे बड़े प्यार से ए, यहाँ लिख देंगे बी। तब ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं अब हम लोग डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। दिष्ट रेखा खंड, हिंदी समझते चलिए, दिष्ट रेखा खंड बोला जाएगा इसे। मतलब एक ऐसा रेखा खंड हो गया, ऐसा टुकड़ा हो गया रेखा का, ऐसा पार्ट हो गया, इसके पास दिशा भी है और एक फिक्स मैग्नीट्यूड भी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ की लंबाई आराम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो लिखेंगे इस बात को हम लोग कि ए वेक्टर, क्या लिखेंगे, ए वेक्टर, है ना, इज रिप्रेजेंटेड बाई अ डायरेक्टेड लाइन सिगमेंट। दिष्ट रेखा खंड द्वारा हम लोग दर्शाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज रिटेन एज, इसे कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, रिटेन एज। तो ए बी पर एरो लगा देंगे। अब सुन लीजिए, ए बी पर क्या करेंगे हम लोग, एरो लगा देंगे, यहाँ पे ए बी पर एरो लगा देंगे, ठीक है ना। और पढ़ेंगे वेक्टर ए बी। क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए बी या ए बी वेक्टर कि सिंपल तरीका ये हो गया आपका, ये यहाँ लिखते हैं ए, और ये पॉइंट क्या कहलाता है, बी कहलाता है। अब देखिए इस पार्ट को हम बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु। इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु। इसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट, एरो वाले पार्ट को फाइनल पॉइंट, अंतिम बिंदु, या इसे हेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेड भी कहते हैं। सिर, और ये होता है टेल, पूंछ। अब सिर पूंछ बात छोड़िए, समझ गए ना, ये बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यही ना है, ये कहलाता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या कहलाता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। तो देखिए यहाँ पे सिंपल बात समझिए, लेंथ लिख सकते हैं, का लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, सेगमेंट, है ना, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, SEG, सॉरी, सेगमेंट, क्लियर यहाँ, ठीक है। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, जिस रेखा खंड की लंबाई क्या कहलाता है, कहलाता है क्या, तो मैग्नीट्यूड। क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड कहलाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। कौन सा डिस्क रेखाखंड की बात हो रही है, इसी की बात हो रही है। इसका लेंथ क्या कहलाता है आपका, तो इसका वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड कहलाता है। और कैसे लिखते हैं इसे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी को कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखते हैं, ए बी का मॉड कर देंगे, और क्या होगा, जो इसका मान आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर यहाँ देखिए क्या है। पहला लिखेंगे हम लोग, पहला यूनिट वेक्टर। क्या है, यूनिट वेक्टर, मतलब इकाई सदिश। क्या होता है, इकाई सदिश। देखिए लिखेंगे यहाँ पे, ए वेक्टर
whose magnitude is equal to 1 is called यूनिट वेक्टर। कह रहा है कि ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। वैसा वेक्टर जिसका परिमाण क्या हो, 1 के बराबर हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यहाँ समझिए बढ़िया से बात को, ए एक वेक्टर है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। कैसे लिखेंगे हम लोग, तो लिखते हैं ए कैप से डिनोट करते हैं, और इसलिए ए कैप बराबर क्या होगा, तो वेक्टर ए बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, यही होता है। वेक्टर ए बाई क्या होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। बात समझ गए ना। अब यहाँ से थोड़ा सा इस फार्मूला को याद रखिएगा, आगे बहुत काम आएगा। चलिए आगे देखते हैं। मतलब ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि वेक्टर ए क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो इसलिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। एक छोटा सा बात में ये भी एक बात समझने वाला है कि अगर वेक्टर ए का क्या हो, मैग्नीट्यूड अगर 1 हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। या ए एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। ये काफ़ी काम आएगा आगे चल के इसी क्लास में। चलिए, तो यूनिट वेक्टर समझ में आ गया, आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे वेक्टर्स हैं, उसको समझना काफ़ी ज़रूरी होता है, नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगा। चलिए यहाँ देखिए, अब है यहाँ पे दूसरा जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। हिंदी समझिए, हिंदी होता है इसका शून्य सदिश या यहाँ पे क्या होगा, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, मतलब शून्य सदिश इसका हिंदी होता है ना। यहाँ सुनिए क्या है, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। क्लियर, इट इज क्या, डिनोटेड बाई क्या चीज, डिनोटेड बाई जीरो वेक्टर, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए कह रहे कि मैग्नीट्यूड 0 होना चाहिए। भाई मैग्नीट्यूड 0 कब होगा, जब वेक्टर है, एक लाइन आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ लेंथ होगा, तो मतलब साफ है कि लिख सकते हैं, अगर ए ऐसे लिखते हैं अगर हम लोग, इसका मतलब क्या कि एक की पॉइंट पे क्या है, दोनों है, समझ रहे ना, एक की सिक्का पर, मतलब कॉइन साइड हो गया। यहाँ देखिए बी ये क्या हो गया आपका, एक जीरो वेक्टर का एग्जाम्पल हो गया, समझ रहे ना, लिख सकते हैं काम लो। इसलिए ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जीरो वेक्टर लिख सकते हैं। बी मतलब क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर आपका हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हैं बात को कि हम क्या कहना चाहते हैं। अब देखिए निगेटिव ऑफ ए वेक्टर या निगेटिव वेक्टर, देखिए तीसरा समझिए, निगेटिव वेक्टर या निगेटिव ऑफ ए वेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। किसी सदिश का निगेटिव ऋणात्मक क्या होता है, निगेटिव वेक्टर या निगेटिव ऑफ ए वेक्टर के सदिश का ऋणात्मक होना क्या होता है। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, करना कुछ नहीं है ना। देखिए ए कोई क्या है, समझिए ए एक गिवन वेक्टर है, दिया गया वेक्टर है, गिवन वेक्टर है ना। तो इसका निगेटिव ऑफ ए क्या हो जाएगा, हैज सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट
डायरेक्शन। डायरेक्शन हिंदी समझिए बढ़िया से। कह रहा है कि ए क्या है, कोई वेक्टर है, दिया गया वेक्टर है, इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, तो इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर एक वेक्टर होगा जिसका परिमाण इसके बराबर होगा, लेकिन दिशा क्या होगा, दिशा क्या होगा, अपोजिट होगा। जैसे सुनिए पहले, जैसे मान के चलिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ए बी, तो ए बी का नेगेटिव कैसे लिखेंगे हम लोग, माइनस बी ए, ऐसे लिख देंगे। क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। समझ रहे ना। तो ये रहा आपका नेगेटिव वेक्टर। अब लिखते हैं यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट टाइप पोजीशन वेक्टर के बारे में। पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश, बहुत ही बढ़िया टाइप है ये, और इसी के इर्द गिर्द सारा वेक्टर का कंसेप्ट जो है नाचेगा, डांस करेगा। देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए क्या है, समझिए बढ़िया से, अच्छा से समझने का प्रयास करना है। यहाँ पे स्पेस में एक पॉइंट है P, जिसका कोऑर्डिनेट है x y z। तो ये मूल बिंदु के सापेक्ष, ओरिजिन के सापेक्ष इस पॉइंट P का पोजीशन बताने वाला वेक्टर क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। वैसा वेक्टर जो किसी पॉइंट का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताता है, उसे हम लोग पोजीशन वेक्टर के नाम से जानते हैं। यह x हो गया, ये y एक्सिस, ये आपका z एक्सिस, ठीक है ना, ये मूल बिंदु हो गया, ओरिजिन हो गया। बात समझ गए ना। अब सुनिए, ये 3D में चल रहा है, सब 3D में है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे P क्या है, यहाँ OP क्या हो गया, इस फिगर में OP को क्या बोलते हैं हम लोग, OP को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या, पॉइंट P। पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर बोला जाता है, पॉइंट P का स्थिति सदिश बोला जाता है। और सुनिए यहाँ पे x अक्ष के लॉन्ग यूनिट वेक्टर एक होता है क्या, तो आई कैप होता है। तो इधर चलते हैं, लिखते हैं एक्स आई कैप, y में लिखते हैं वाई जे कैप, और z में क्या लिखते हैं, जेड के कैप। अब सुनिए वास्तव में हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे समझिए बात को बढ़िया से। यहाँ पे देखिए क्या है, आई जे और के है, क्या ये है आपका यूनिट वेक्टर्स। क्या है, यूनिट वेक्टर्स, जो यह हो गया एक्स वाई जेड, यह एक्स अक्ष के लॉन्ग होता है आई कैप, ये होता है जे जो होता है वाई अक्ष के लॉन्ग, और के जो होता है वो जेड एक्सिस के लॉन्ग होता है। ये यूनिट वेक्टर है, मतलब समझ रहे ना कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, 1 होगा। अगर इसको हम लोग ऐसे लिखे, अगर ऐसे लिखे, सुनिए बढ़िया से, ऐसे बनाए अगर हम लोग ऐसे, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा क्या होगा, किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ऐसे मतलब यहाँ पे लिखेंगे अगर हम लोग तो क्या आ जाएगा, 1 0 0, ये क्या हो जाएगा 1 0 1 0, ये क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट 0 0 1। मतलब यहाँ पे क्या, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ज्ञात कर सकते हैं आप कि आई कैप बराबर जे कैप बराबर के कैप किसके बराबर होगा, आई कैप का मॉड, जे कैप का मॉड और के कैप का मॉड किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इस बात को आपको याद रखना है। क्लियर। तो देखिए ये पॉइंट है एक्स वाई जेड, ठीक है ना, एक्स वाई जेड पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे लिखे हैं क्या, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। मतलब एक्स एक्सिस की ओर क्या बोलते हैं, मतलब एक्स डिस्टेंस वाई डिस्टेंस फिर जेड डिस्टेंस, ये सब चला इसलिए ऐसा लिखा गया है। तो देखिए इसलिए यहाँ पे ओपी क्या होता है, लिखते हैं हम लोग ओपी को कैसे लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहाँ नहीं दिख रहा है ना आपको साफ साफ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, इस ओपी को लिखा जाता है क्या चीज़, तो एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये लिखा जाता है। और देखिए
इसे हम लोग सामान्यतः आर से डिनोट करते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। और ये जो है ना, इसको हम लोग एक स्पेशल नाम से जानते हैं। क्या नाम है इसका, तो कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म क्या है, कंपोनेंट फॉर्म है, इस नाम से इसको हम लोग जानते हैं। बात समझ रहे ना। देखिए अब क्या करना है, हम लोगों को घटक रूप के नाम से जानते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, सुनिए बात को बढ़िया से। इसमें एक्स वाई जेड, इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर कंपोनेंट। क्या बोलते हैं, स्केलर कंपोनेंट इसे बोलते हैं। और एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, इसको बोला जाता है वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट एक्स वाई जेड, इसको बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट। एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, इसको क्या बोला जाता है, वेक्टर कंपोनेंट्स बोला जाता है। बात समझ गए ना। चलिए अब देखिए, मान के चलिए आपके पास एक पॉइंट है, थोड़ा सा ये समझ गए ना बात बढ़िया से, तो आगे बढ़ाते हैं हम, तब बात और आगे बनेगी। चलिए अभी इसको हटाते हैं। यहाँ मान के चलिए एक पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट आपका है 3 4 6, ये पॉइंट है। तो बोलिए इसका पोजीशन वेक्टर आर क्या होगा, तो लिखेंगे 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। देखिए तो यहाँ पे 3 आई कैप 4 जे कैप और 6 के कैप, ये क्या कहलाएगा, ये जो है ये क्या कहलाएगा, तो वेक्टर कंपोनेंट कहलाएगा। वेक्टर कंपोनेंट मतलब सदिश घटक कहलाता है ना। चलिए इतना बात समझ में आ गया। इसमें क्या सीखा आपने कि कोई पॉइंट दिया रहेगा तो उसका पोजीशन वेक्टर ऐसे हम लोग लिख डालेंगे। इतना बात समझ में आ गया ना। अब बढ़ते हैं मैग्नीट्यूड की ओर कि मैग्नीट्यूड का फंडा क्या है। चलिए मैग्नीट्यूड का फंडा समझेंगे तब जाकर क्वेश्चन दौड़ेगा और आपको काफ़ी फायदा होगा। फिर बताएंगे यूनिट वेक्टर का यूज कैसे करते हैं इस क्वेश्चन में। चलिए यहाँ देखिए, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण। सुनिए A इज इक्वल टू क्या है, A इज इक्वल टू दिया गया है आपको, सॉरी R इज इक्वल टू लेके चलिए, R ना है R इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये दिया गया है। इसलिए R का मैग्नीट्यूड क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर का रूट, ये रहता है फार्मूला। चलिए ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ से क्या रहेगा एग्जाम्पल, कह रहा है क्या, R इज इक्वल टू दिया गया है 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 3 के कैप। इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ R क्या होगा, क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ R, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 36, इसका क्या होगा स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, सबका रूट कर देंगे, 4 36 40 9 49 49 का 7, तो 7 क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। मैग्नीट्यूड निकालना जाएगा ना, ऐसे मैग्नीट्यूड हम लोग निकालते हैं। कभी कभी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ जाता है एग्जाम में, क्या कैसे, तो आई प्लस जे प्लस के ऐसे पूछ दिया जाएगा कि मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा। तो सिंपल बात है क्या कि इसका 1 है, 1 प्लस इसका कंपोनेंट क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा √3। कभी भी मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं हो। अब यहाँ से एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है क्या, कह रहा है कि इफ A बराबर दिया गया है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, तो कह रहा है देन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ
इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। मतलब क्या हुआ कि सदिश ए के अनुदिश एक इकाई सदिश यूनिट वेक्टर क्या होगा, बताइए आप। यहाँ क्वेश्चन कर दिया क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। वेक्टर ए बराबर क्या है, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है, ए बाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये ना होता है फॉर्मूला। चलिए तो यहाँ से क्या होगा, इसलिए ये कैप का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर बटा उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया √29 हो गया ना। इसलिए ए कैप बराबर क्या होगा, ए बाई इतना, तो क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप बाई 229। अब क्या हो जाएगा ये 2/229 i के कैप i कैप प्लस 3/229 j कैप प्लस 4/229 के कैप। और यही क्या हो गया आपका, यही आपका शानदार प्यारा सा यूनिट वेक्टर हो गया एक डायरेक्शन में। तो यूनिट वेक्टर आपको निकालने आ जाएगा, समझ रहे ना। ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने चाहिए। चलिए और सीखते हैं कुछ बातें, और फिर उससे बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी तो हम लोग आगे समझेंगे। देखिए यहाँ पे समझिए। यहाँ देखेंगे, हम लिखेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का एडिशन क्या होता है, जोड़ क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए एक वेक्टर यहाँ पे है ए, एक दूसरा वेक्टर यहाँ पे है बी। देखिए वेक्टर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन आपको कुछ टाइप्स कट करके दिए हैं ताकि मतलब आपको ज़्यादा फायदा हो, समय थोड़ा सा बचत करे। चलिए तो करते क्या है बुआ, यहाँ पे सबसे पहले करते क्या है, यहाँ पे एक वेक्टर ए लिख लेंगे, है ना, और इसके हेड पर इसका टेल रखते हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है। वेक्टर बी हो गया ये। और देखिए तब क्या होता है, यहाँ से इसको मिलाते हैं, वेक्टर बी हो गया। और ये जो होता है वेक्टर, ये जो आपका वेक्टर दिख रहा है ये क्या होता है, ये होता है वेक्टर ए प्लस बी का वैल्यू। बात समझ रहे ना, ये क्या होता है वेक्टर ए प्लस बी होता है, समझ रहे ना। तो इसको हम लोग रिजल्टेंट बोलते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को, वेक्टर बी का क्या कहते हैं, उसको हम लोग रिजल्टेंट कहते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का इसे रिजल्टेंट कहा जाता है, परिणामी सदिश कहा जाता है, समझ गए ना। यही आपका होता है वेक्टर का मतलब कि रूल, जोड़ने का मतलब साफ है, मतलब साफ है कि त्रिभुज बना रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। और इसमें देखिए कैसे सिस्टम है कि मतलब त्रिभुज में क्या है, ऐसे अगर दे रहे हैं आप लोग, ऐसे लेके चल रहे हैं हम लोग, तो अगर ये क्या होगा, एक साइड ये है ए बी और सी है, तो पहला वेक्टर ये हो गया, तो क्या होगा दूसरा ऐसे होगा, तो इसका रिजल्टेंट ऐसे होगा, ये ना कह रहा है। देखिए तो ऐसे ऐसे फिर ऐसे, तो मतलब हुआ क्या यहाँ पे कि देखिए ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी होगा, ठीक है ना। जिसका दोनों का देखिए सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, दोनों को जोड़ देंगे, रिजल्टेंट क्या होगा, ऐसे ना आना चाहिए ना, आना तो ऐसे चाहिए, रूल के अनुसार नियम तो कार्य कैसे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे एक ऐसा वेक्टर है जो अपोजिट जा रहा है, तो यही क्या हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। और इसी को बोलते हैं ट्रायंगल रूल। क्या बोलते हैं, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर सदिशों के योग के त्रिभुज नियम कहते हैं इसको, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, ट्रायंगल रूल वेक्टर एडिशन, वेक्टर के योग का, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम बोलते हैं इसको, समझे ना। तो अब वेक्टर को ऐसे परिभाषित किया जाता है कि वेक्टर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन हो,
मैग्नीट्यूड हो और क्या हो, ट्रायंगल रूल को फॉलो करता हो, वो वेक्टर कहलाता है। समझ रहे ना, मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास 3 कंडीशन हो, एक क्या हो, डायरेक्शन हो, एक मैग्नीट्यूड हो, और एक ट्रायंगल लॉ रूल ऑफ, चाहे ट्रायंगल लॉ से टेबल बैठता है ये, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, त्रिभुज वेक्टर के त्रिभुज जोगफल के त्रिभुज नियम को फॉलो करता है, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। समझ गए ना। अब यहाँ समझिए कि कंपोनेंट फॉर्म में इसका एडिशन कैसे किया जाता है, बस देखते चलिए। जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सबको हम शेयर करते चल रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे समझिए बात को अच्छा से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि A इज इक्वल टू दिया गया है A1 I कैप, B1 J कैप, C1 K कैप, B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप, ये है। तो देखिए दो चीज़ एक साथ सीख लेते हैं हम लोग। पहला कह रहा है कि अगर वेक्टर A में वेक्टर B को ऐड करना हो तो कैसे करेंगे, सुनिए बढ़िया से कैसे करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि A1 A2 क्या लिखेंगे, A1 प्लस A2 I कॉमन हो जाएगा, प्लस B1 B2 प्लस B2 हो गया, J प्लस C1 प्लस C2 की, ये हो गया। क्लियर। अगर हम लोग यहाँ पे घटाओं की बात करें, माइनस की बात करें, दोनों वेक्टर के डिफरेंस की बात करें, तो करना कुछ नहीं, A1 माइनस A2 I कैप प्लस B1 माइनस B2 J कैप प्लस C1 माइनस C2 की कैप, ऐसे हो जाएगा। अब सुनिए यहाँ पे ध्यान से बढ़िया से एग्जाम्पल। यहाँ पे ये बराबर क्या है, 3I कैप 4J कैप प्लस 6K कैप। B बराबर क्या है, तो 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 5K कैप। इसलिए पहला काम A प्लस B कितना होगा, तो 3 2 5 5I कैप, 4 3 7 J कैप प्लस 6 5 11 K कैप। दूसरा देखिए, दूसरा A माइनस B का वैल्यू क्या होगा, 3 माइनस 2 सिर्फ 1, 4 माइनस 3 सिर्फ J, 6 माइनस 1 फिर सिर्फ यो के बचेगा। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, समझ गए ना। इतना फास्टली हम लोग करेंगे, इसे तरीका से करेंगे, समझ रहे ना बात को। तो आपने इसमें क्या देखा, जोड़ कैसे करते हैं, घटाव कैसे करते हैं, ये बात समझ में आ गया ना। देखिए इसका कितना बेनिफिट है आपको बता रहे हैं बढ़िया से। चलिए बढ़िया से सीखा जाएगा। कंपोनेंट फॉर्म जब जान जाता है आदमी तो काम आसान हो जाता है। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पे, कुछ यहाँ पे बात समझते हैं अच्छा से। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कह रहे क्या यहाँ पे, वेक्टर, और कौन सा वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। कह रहा है कि 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाले स्थिति सदिश का कैसे लिखेंगे हम लोग, पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश, कैसा स्थिति सदिश, जो 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। तो सिंपल सा फंडा है, समझिए कैसे करते हैं हम लोग। एक बस लॉजिकल बात है, उसको समझ लीजिए कैसे आखिर लॉजिक होता क्या है। यहाँ पे देखिए, एक मान लीजिए कि यहाँ पे पॉइंट है, कि यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, क्लियर, 2 पॉइंट है और ये जोड़ रहा है यहाँ पे, ऐसे गया, ऐसे ऐसे, तो ये हो गया, मान के चलिए P हो गया आपका X1 Y1 Z1, ये हो गया Q का X2 Y2 Z2, ठीक है ना, ये O रहेगा। तो कह रहे हैं कि PQ कितना होगा, PQ क्या होगा, सिंपल बात समझिए, ये एक ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल रूल के अनुसार क्या होगा, OP प्लस PQ बराबर क्या होगा, OQ हो जाएगा। हमको चाहिए क्या, PQ चाहिए, तो इसलिए PQ बराबर क्या हो जाएगा, OQ माइनस क्या,
ओ क्यू माइनस बोलिए ओ पी, ओ क्यू माइनस ओ पी। अब सिंपल बात समझिए, ओ क्यू यही ना है आपका, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे हम लोग, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे हम लोग, समझिए बढ़िया से, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे ऐसे हम लोग x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, x1i प्लस y1j प्लस z1k, है ना। अब सुनिए बात को बढ़िया से, अब क्या है हम लोगों को इसमें से घटाना है, तो क्या हो जाएगा ये x2 माइनस x1 i कैप y2 माइनस y1 j कैप z2 माइनस z1 k कैप। चलिए यही क्या बन गया आपका शानदार, ये कंडीशन बन गया किसका, तो पी क्यू का मान बन गया। अब सुनिए बात को बढ़िया से, एग्जाम्पल क्लियर करेगा कंसेप्ट आपका। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लेते हैं ए, इसका है 3 4 2, एक लेते हैं बी, ठीक है ना। यहाँ पे एक और पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट कितना है बी है, और बी का कोऑर्डिनेट लेते हैं हम लोग 4 6 7, ठीक है। तो इसलिए ए बी क्या होगा, करना कुछ नहीं है, देखिए बाद वाला माइनस पहले वाला, 4 माइनस 3 कितना होगा, 4 माइनस 3 1 होगा, बाद वाला माइनस पहले वाला 6, देखिए मैंने बात नहीं समझ रहे हैं, ऐसे लिखते हैं हम लोग, ए बी लिखना है ना वेक्टर ए बी, तो बाद वाले में से पहले वाला घटाएंगे तो लिखेंगे 4 माइनस 3 यहाँ पे आई, क्लियर, प्लस बाद वाला माइनस पहले वाला 6 माइनस 4 यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग जे, प्लस 7 माइनस 2 यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग के। इसलिए ए बी वेक्टर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, सिर्फ आई कैप, ये हो जाएगा 2j कैप, ये हो जाएगा 5k कैप, समझ रहे ना, और यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। और भी क्वेश्चन बताते हैं तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, पोजीशन वेक्टर निकालने आ जाएगा तो काम बन जाएगा। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है ना, उसको हम बताना चाहते हैं आपको, और चाहते हैं कि अच्छा से आप समझ जाएं कंसेप्ट को और बात आपका क्लियर हो जाए। यहाँ देखिए क्वेश्चन, देखिए एग्जाम्पल कैसे सेट कर किया जाएगा। यहाँ पे क्या है, पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट है 3 1 6, एक पॉइंट Q है, इसका कोऑर्डिनेट है 4 2 7, ये दिया गया है। तो इसलिए पी क्यू कितना निकालेंगे बोलिए, पी क्यू वेक्टर कितना होगा, तो बाद माइनस पहला 4 माइनस 3 आई कैप प्लस 2 माइनस 1 जे कैप प्लस 7 माइनस 6 क्या है के कैप। अब सिंपल सी बात है कितना होगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस क्या हो जाएगा 1 के कैप, पी क्यू मिल गया ना आपको पी क्यू। चलिए अब पी क्यू पूछ देगा आपसे, फर्स्ट बात कि पी क्यू पूछ देगा, बाद वाला माइनस पहले वाला करके निकाल लिया आपने। अब आपसे पूछ देगा कि आपसे क्या पूछेगा, यहाँ से पी क्यू का मॉड पूछेगा, तो क्या फर्क पड़ता है, क्या हो जाएगा बोलिए, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 1 1 कितना हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा, समझ लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे बनाते हैं क्वेश्चन पोजीशन वेक्टर पे, जब दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हो तो, बात समझ गए ना। चलिए अब यहाँ से जो बात कर रहे हैं उसको समझिए बढ़िया से, और आगे बात को और आगे लेकर चलेंगे और कंसेप्ट को समझेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, क्लियर। अब सुनिए यहाँ पे एक आता है वर्ड डायरेक्शन, यहाँ देखिए डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो। अब हर चीज़ यहाँ लिखेंगे नहीं, पहले बात को समझते चलिए, सारा कहानी आपका क्लियर हो जाएगा और सब कुछ आपका समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हम काम करते हैं
ये हो गया x, दिस इज y, दिस इज z ओरिजिन। एक लाइन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है कि x के साथ, ये जो है लाइन x के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फा एंगल बना रही है, y के साथ बीटा और z के साथ कितना, गामा। एक लाइन है जो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ में तीन कोण पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फा, बीटा और गामा बना रही है, ठीक है ना। अल्फा देखिए, अल्फा क्या है, विद x एक्सिस। क्या विद x एक्सिस, अल्फा क्या है, लाइन द्वारा बना एंगल है विद x एक्सिस। बीटा क्या है, विद y एक्सिस। और गामा क्या है, विद z एक्सिस के साथ बना एंगल है। तो देखिए, तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इन तीनों को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, डीसीज डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, दिक को जाए बोलते हैं, समझ रहे ना। और सुनिए, इसको हम डिनोट करते हैं एल से, इसको करते हैं एम से, इसको करते हैं एन से, एल एम एन। क्लियर, तो याद रखिएगा। इसलिए यहाँ पे एल बराबर क्या होता है, कॉस अल्फा होता है, एम बराबर क्या होता है, कॉस बीटा होता है, और एन बराबर क्या होता है, कॉस गामा होता है। समझ रहे ना, ये होता है। अब सुनिए, यहाँ से कुछ रिजल्ट्स हम लोग क्लियर करेंगे ताकि कंसेप्ट क्या हो जाए, आपका क्लियर हो जाए। इस पे देखिए कंसेप्ट कैसे क्लियर किया जाता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका मान होता है 1, याद रखिएगा, बहुत काम देगा। उसके बाद कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा होता है 1। इसी को अगर हम लोग साइन में कन्वर्ट करें तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये जो होता है ये होता है 2 के बराबर। तो ये रहा 2 के बराबर, तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा ही। क्लियर, अब ये बात तो क्लियर हो गया। अब सुनिए थोड़ा सा एक और बात क्या है कि देखिए एल, एम और एन क्या हो गया, डिसीज हो गया, डायरेक्शन कोसाइंस हो गया। अब ऐसा है कि यहाँ पे एल बाई ए, एम बाई बी और एन बाई सी, ए बी सी तीन ऐसे नंबर हैं जो इन तीनों के क्या हो रहे हैं, तीनों के प्रोपोर्शनल हो रहे हैं, समानुपाती हो रहे हैं। तो इस ए, बी और सी को बस ध्यान से देखते चलिए क्या हो रहा है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे ए बी सी को क्या बोलते हैं हम लोग, इस ए बी सी को बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। फिर 3D में पढ़ा जाएगा इसके बारे में अच्छा से, डायरेक्शन रेशियोज, दिक अनुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दिक अनुपात। इतना बात समझ में आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज, और उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं। हबड़ाएंगे तो कुछ नहीं होगा बुआ, देखते चलिए बस। हबड़ाने वाले बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं। बहुत अच्छा से आपको सुकून से बहुत चीज़ बता रहे हैं, बहुत हम देख रहे हैं ना कितना मेहनत किया आप लोग के लिए इस क्लास में। यहाँ देखिए, अब बात सुनिए बढ़िया से। एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, तो ए बी सी पॉइंट है। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। मतलब आर क्या एक पोजीशन वेक्टर है एक पॉइंट ए बी सी का। तो यहाँ पर इस ए बी एंड सी को बोला जाता है डी रेशियोज, मतलब डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज कहा जाता है। क्लियर। और एक रिजल्ट यहाँ समझिए, रिजल्ट क्या समझना है आपको कि एल बराबर होता है ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम बराबर होता है बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एन बराबर होता है, सॉरी एन बराबर क्या होता है, सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये होता है ना। ये मतलब कि एल एम एन निकालना हो तो ए बी सी के टर्म में कैसे निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा, सोल्यूशन देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे, तो उसका सोल्यूशन करते हैं। कह रहे कि यहाँ पे क्या, फाइंड मैंने निकालें डीसीज डायरेक्शन कोसाइन दिख को जाए ऑफ, दिया है क्या, ए बराबर दे दिया है तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप दे दिया है ऐसे। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। देखिए इसका सॉल्यूशन करने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे क्या तरीका है, देखिए a बराबर कितना है तो 2i कैप प्लस 3j कैप 6k कैप। तो इसलिए a का मान 2, b का मान 3, c का मान 6, इसलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट कर लेंगे तो कितना होगा, 4 और 9, 4 और 9 कितना होगा, देखिए कितना होगा, 4 और 9 13, 13 36 49, 49 लिख देंगे यहाँ पे, 49 का 7 कितना आएगा, 49 का 7 आएगा। अब देखिए इसलिए एल बराबर 2/7, 2/7, एम बराबर 3/7 हो जाएगा और एन बराबर क्या हो जाएगा, 6/7। डायरेक्शन रेशियो आपको निकालने आ जाएगा, मुझे उम्मीद है ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने चाहिए, बात समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट के साथ में और समझते हैं कि उसका क्या लॉजिक है। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको मैंने एक साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सारा आपका रिवीजन हो जाए और बढ़िया से समझ में आ जाए। चलिए यहाँ से हम लिखते हैं अच्छा से, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का गुना, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे लेते हैं हम लोग, दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं यहाँ पे, यहाँ समझिए। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। और ये होता है क्या चीज, तो वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर, दो चीजें यहाँ पे होता है। यहाँ देखिए, ध्यान से समझिए बात को। देखिए इसमें क्या होता है, लिखते हैं हम लोग ऐसे, ऐसे लिखते हैं, तो बात समझिए। ए डॉट बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये आपका मेन फार्मूला हो गया है ना। और इसमें होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन कैप। इसको यहाँ से हम ऐसे निकालते हैं कि ए क्रॉस बी का मॉड कर लेंगे, मैग्नीट्यूड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। बात समझ गए ना। अब यहाँ से ये फार्मूला भी ले सकते हैं हम लोग, और ज़्यादातर ये फार्मूला मेन लेकर चल सकते हैं। अब सुनिए थोड़ा सा बात को बढ़िया से, फंडा क्या है। यहाँ से देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ से ध्यान देते हैं तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, बोलिए,
ए डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड और फिर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये आपका फॉर्मूला बन गया। क्लियर। और यहाँ से देखते हैं हम लोग, तो साइन थीटा का मान क्या होगा बोलिए, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। इतना तक तो बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ये डिफिनेशन समझ में आ गया। क्रॉस प्रोडक्ट का ये डिफिनेशन है, डॉट प्रोडक्ट का ये डिफिनेशन। अब सुनिए बात को बढ़िया से। यहाँ पे ए डॉट बी होता है बी डॉट ए का, देखिए ऑब्जेक्टिव पकड़ लिएगा इससे, ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर हो जाएगा। बट यहाँ देखिए ए क्रॉस बी क्या होता है, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, इसके साथ माइनस भी आता है, इसके साथ माइनस भी आता है। चलिए एक और चीज़ समझते हैं यहाँ पे जो ज़रूरी है। ए डॉट ए रहेगा तो मॉड ए का स्क्वायर कर देंगे, बट यहाँ पे ए क्रॉस ए जैसे ही आएगा वो हो जाएगा जीरो वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, पॉइंट ये पूछता है, बहुत बार पूछा है। क्लियर। ये लॉजिकल बात हुआ, समझ में आया। चलिए हम लोग कुछ और बातें समझते हैं और उसको अच्छा से समझ के काम करते हैं। स्पेशल पहले डॉट को समझते हैं, डॉट प्रोडक्ट में बातें होती क्या हैं, और फिर आगे चल के हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के भी क्वेश्चन को समझेंगे। बात समझ रहे ना। चलिए डॉट पे आते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट पे आते हैं। ए डॉट बी क्या मिला है हमको, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। चलिए एक बात सुनिए, इफ थीटा बराबर 90 डिग्री, मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग कि ए क्या है, बी पर लंब है, मतलब ए और बी के बीच का कोण 90 है, मतलब क्या है, ए बी पर लंब है ना। तो देखिए तो ए डॉट बी का मान क्या होगा, देखिए क्या होगा, ए कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है, लेकिन cos 90 का मान तो जीरो होगा ना, तो cos 90 का मान जीरो, तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का मान जीरो। तो मतलब अगर यहाँ पे सिंपल बात है कि याद रखिएगा कि ए लंब होगा बी पर, थीटा का मान 90 होगा, तो ए डॉट बी का मान जीरो आएगा। चलिए दूसरा बात समझते हैं, यहाँ पे दूसरा बात समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर वेक्टर ए का मान दिया है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, और b का मान दिया है a2 आई कैप b2 जे कैप c2 के कैप। तो इसलिए a1 डॉट ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी क्या होगा, इसको भी समझेंगे की बात समझिए। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के होता है 1 1 1, सेम के लिए 1 आता है, लेकिन वहीं डिफरेंट करेंगे। आई डॉट जे क्या होगा, जीरो कहलाएगा, जे डॉट के हो जाएगा जीरो, के डॉट आई क्या होगा जीरो। डिफरेंट में क्या होता है, डिफरेंट में आता है आंसर जीरो, और सेम में 1 आता है, डिफरेंट में जीरो होता है, याद रखिएगा इस बात को। तो ए डॉट बी क्या आता है, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये आता है, समझ गए ना, ये आता है। क्लियर, बात समझ रहे ना। अब यहाँ से देखिए बात को अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, वेक्टर ए बराबर दिया है 2i प्लस 3j प्लस 4k, बी बराबर दिया है 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। इसलिए वेक्टर ए डॉट बी क्या होगा, करना कुछ नहीं है, 3 दूना 6
5 त्रिका 15 प्लस 6 चौका 24, कितना हो जाएगा 15 6 21, 21 और 24 45, 45 क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये शानदार तरीका से ए डॉट भी हम लोग निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ समझाना है, लेकिन अभी बात यह है कि समय बहुत कम लग रहा है ना। अब आता है प्रोजेक्शन, प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का प्रक्षेप बी पर, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का बी पर प्रक्षेप क्या होगा। देखिए होता क्या है, इज क्या हो जाएगा बराबर ए का बी पर, तो दोनों का डॉट कर लीजिए पहले, ए डॉट बी। इसका क्यों होता है सब क्लास में बताते हैं, समय रहता है तो। अब बाई किस पे कहा जा रहा है, ऑन बी, ऑन बी ना है तो ऑन बी, यही क्या हो जाएगा आपका प्रोजेक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए कह रहे हैं यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ आई प्लस जे ऑन आई माइनस जे, आई प्लस जे का प्रोजेक्शन आई माइनस जे पर क्या होगा। ये कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे लेट ए बराबर, तो आई प्लस जे, बी बराबर आई माइनस जे, इसलिए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का प्रक्षेप, प्रोजेक्शन का हिंदी क्या होता है प्रक्षेप होता है, ए ऑन बी क्या हो जाएगा, तो ए डॉट बी बाई बी का मैग्नीट्यूड, तो ए डॉट बी कीजिए 1 गुने 1 1 माइनस 1 गुने 1 1 बट्टा बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो क्या होगा 0 बटा समथिंग 0, आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो प्रक्षेप निकालने आपको आ जाएगा, प्रोजेक्शन निकालने आपको आ जाएगा। चलिए अब इतना सारा बात समझ गए जब डॉट प्रोडक्ट पे। डॉट प्रोडक्ट में बहुत सारा चीज़ें हैं, अगर कराया जाए तो खाली 1 घंटा का तो आपका डॉट प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पे चलते हैं और बात को समझते हैं। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट जो है समझते हैं कैसे। ए बराबर दिया है A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप C1 के कैप, कंपोनेंट फॉर्म में बता रहे हैं क्योंकि इसका डिफरेंशियल तो बता दिए हैं। B बराबर कितना दिया है A2 आई कैप B2 जे कैप C2 के कैप, इसलिए A क्रॉस B कितना होगा। तो देखिए करते क्या हम लोग, लिखते हैं आई जे और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख देंगे के, या लिखेंगे A1 B1 C1 A2 P2 C2, ऐसे हम लोग कर लेते हैं। A1 B1 C1 A2 B2 C2 हम लोग आराम से यहाँ पे कर लेंगे, बात समझ गए ना। अब देखिए यही देगा आपका मेन वैल्यू क्रॉस बी का, ये वेक्टर के रूप में ही आएगा। एग्जाम्पल देखिए ए बराबर दिया है क्या चीज़ 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, बी बराबर दिया है 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसलिए ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, यहाँ लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, ये बात लिख देंगे 2 3 5 4 5 6 ऐसे ये है। अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे आई कैप, डिलीट कर देंगे इसको, डिलीट कर डिटर्मिनेंट सीखे हैं ना आप लोग, डिलीट और डिलीट क्या बचेगा 3 5 5 6 माइनस जे, डिलीट और डिलीट 2 5
4 6 प्लस के लिख देंगे यहाँ पे, डिलीट डिलीट क्या होगा, 2 3 4 5। चलिए यहाँ पे आइए, अब आई कैप 6 त्रिका 18, 5 पच्चे 25 माइनस जे, 6 दूना 12 माइनस 4 पच्चे 20 हो जाएगा, प्लस के कैप 5 दूना 10 माइनस 4 त्रिका 12, ये हो जाएगा -7 आई कैप, ये कितना होगा, आएगा -8 माइनस माइनस प्लस 8 जे कैप, ये कितना होगा, तो -2 के कैप, और यही क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो आप वेक्टर में यहीं तक आप रिवाइज करके जाएं, अच्छा रहेगा। आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं कि इसी क्वेश्चन में हम ए क्रॉस बी निकाल दिए हैं, आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमको निकाल के बताएं। क्लियर। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो गया, और थोड़ा सा फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं LPP 3D प्रोबेबिलिटी, ये सब आ रहा है नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए। सब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।